इंदौर के डॉक्टर पुत्र द्वारा बागली के राहुल शर्मा से 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी। बागली पुलिस पर आरोपी को सहयोग और सुरक्षा देने के आरोप। धोखाधड़ी के शिकार फरियादी राहुल शर्मा की देवास से लेकर भोपाल तक शिकायत के बावजूद नहीं मिला इंसाफ। फरियादी हताश होकर पहुंचा उच्च न्यायालय की शरण में। राहुल शर्मा ने पत्रकारों को सुनाई आरोपी नीलेश पटेल की धोखाधड़ी और बागली थाना प्रभारी दीपक यादव के असहयोग की दास्तान। पुलिस ने अचानक लिया संज्ञान और दर्ज किया मामला। फरियादी ने कहा, पुलिस आरोपी की आसान जमानत की जमीन बताकर दे रही है, धाराएं पर्याप्त नहीं है। बागली में आरोपियों को सहयोग और प्रताड़ित फरियादियों को असहयोग करने वाली पुलिस की कहानी फरियादी राहुल शर्मा और पत्रकार सुनील योगी की जुबानी। देखिए। आप एक छोटे से निवेदन पर सब आप यहाँ पर आ गए, इसके लिए बहुत आभारी हैं हम। मामला बागली से जुड़ा हुआ है। ये हमारे मित्र हैं राहुल शर्मा। इनके साथ विगत 8 या 9 माह पूर्व इंदौर की कोई कंपनी जो बायो प्रोडक्ट बनाती है, कृषि से उपकरण से संबंधित मामला है इनका, उस मामले में इनको इन्वॉल्व करते हुए उन्होंने बोला कि इस प्रोडक्ट के इसमें आप भी जुड़ जाओ ताकि आप लोगों को जो फायदा होगा, फायदा उन्होंने जैसा कि आम लोग बताते हैं उस प्रकार का फायदा कम समय में अधिक ग्रोथ वाला फायदा इनको बताया है। इन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा पैसा। उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कोरोना काल का समय आ गया तो उन्होंने यूँ कह के इनसे हटा दिया कि आप फाइनेंशियल हो, इसमें इस कंपनी के मालिक भी हो, आधे मालिक हो गए। जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस प्रकार का कहते कहते वो आगे टालते गए। फिर इन्होंने कहा कोरोना काल में क्या हो रहा है, आपकी राशि जो इनका समझौता हुआ वो लिखित में हुआ कि जैसे आप हमसे बात कर रहे हो सब चीज आ जाएगी। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आप अपना ग्रोथ चल रही है, पैसा बढ़ रहा है। आखिरी तक इनको आश्वासन ये देते रहे कि पैसा बढ़ रहा है। अब इनको जब कुछ शंका हुई उस मामले में क्या पैसा अपना बढ़ नहीं रहा, तो इन्होंने सीधा बोला कि आमने सामने बात करें कि भैया जो भी हमारा पेमेंट हमको दे दो। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यार पेमेंट तो नहीं है मेरे पास एक प्लाट है, बहुत अच्छा है और इससे बड़ी कीमत का है वो, ये बाकी सब बता देंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि 8 माह से ये थाने के कम से कम 10 से 12 चक्कर लगा चुके हैं। इनकी FIR दर्ज नहीं की, ना प्राथमिकी दर्ज की, SP कार्यालय भी गए, मानवीय वन भी गए, बाकी सब ये राहुल जी शर्मा बताएंगे आपको। राहुल भैया प्रॉपर कहाँ के हैं? मैं प्रॉपर बागली से हूँ। मेरा स्कूल है बागली में, ओम शांति स्कूल करके। और जो कंपनी है, इस कंपनी में कंपनी के जो डायरेक्टर हैं नीलेश पटेल, इनने मुझे बोला कि मेरी कंपनी बायो एक्टिवेटर बनाती है। वो बायो एक्टिवेटर का जो पानी जाता है खेती में, वो उससे आपकी ग्रोथ जो है फसल की 25% बढ़ेगी। आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको आपके इन्वेस्ट पैसे का 2 गुना राशि करके दूंगा और आपको मेरी कंपनी के प्रोडक्ट की एजेंसी। अब क्या है, ये इंदौर के प्रतिष्ठित डॉक्टर का लड़का है तो अपन डॉक्टर नीलेश पटेल, पिता ईश्वर पटेल, ये तो अपन उनकी बातों में आ गए विश्वास में कि यार भैया बड़ा आदमी का लड़का है, अच्छा काम कर रहा है। उसने लैपटॉप पे कंपनी के बारे में दिखाया अपने को, अपन ने विश्वास कर लिया। अब जब कुछ समय बाद, जब कोरोना नहीं था, 2019 में मैंने पैसा दिया इनको, 14 जून 2019 से पैसा देना चालू किया। जब 2020 में कोरोना आया तो मेरा स्कूल तो हो गया बंद। मैंने इनसे पैसे की मांग की, मैंने कहा भैया मेरा पैसा दे दो आप। तो इनने कहा भैया, फिर इन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट करा कि मैंने आपसे ये पैसा लिया है और मैं 1 महीने के अंदर आपको ब्याज समेत दे दूँगा। इन्होंने पैसा नहीं दिया मुझे शक हुआ कि यार क्या पता है कंपनी, तो फिर कंपनी एक गूगल पे कंपनी की प्रोफाइल होना एक अलग चीज़ है। मैंने कंपनी की जानकारी निकाली तो कंपनी 2012 से किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है। 2017 से कोई GST नहीं भरा है। अब जब ये कंपनी चालू जब भी मानी जाती है जब वो बैलेंस शीट पुटअप करती है कि उसने पिछले साल ये काम किया है। जो 2012 से काम नहीं कर रही है, 2019 तक उसने कोई काम नहीं करा और मेरे से पैसे ले लिए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने फिर कंपनी के दूसरा डायरेक्टर से बात करी। दूसरा डायरेक्टर है नितिन पटेल। उन्होंने मुझे एक शपथ पत्र दिया कि ये जो मेरी कंपनी का जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ICICI का जो अकाउंट है वो मेरा नहीं है, ना मेरी कंपनी का है। ये नीलेश ने कैसे खुलवाया मुझे संज्ञान में नहीं है। बागली थाने में आके उनके द्वारा बयान भी दिया गया। बागली थाने में 1 फरवरी 2022 को मैंने पहला आवेदन लगाया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। 21 फरवरी 2022 को CM हेल्पलाइन की, जो आज L4 लेवल पे है, आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को 4 आवेदन दे चुका हूँ, गृह मंत्री जी को आवेदन दे चुका हूँ, CM साहब को आवेदन दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 महीने बीतने के बाद 8 सितंबर 2022 को मेरे द्वारा हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की गई कि साहब ये मामला है और इसमें पुलिस FIR नहीं कर रही। हाईकोर्ट ने
20 सितंबर 2022 को एक आदेश पारित किया और उसमें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये निर्देश दिया कि आप इसमें जो है पिटिशनर की जो शिकायत है उसके अनुरूप ला के अंतर्गत कार्रवाई करें। उसमें 4 हफ्तों का समय दिया था। 18 तारीख को 4 हफ्ते खत्म हो चुके थे। कोई बागली टीआई ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, कन्नौज एडिशनल एसपी शर्मा साहब को, चावला साहब को, सभी को मैंने ये चीज़ें से अवगत कराया। डे बाय डे हर दिन पूछता रहा कि सर मेरे आवेदन में क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 तारीख को मेरी प्रेस वार्ता के लिए आप सभी से चर्चा हुई, प्रेस क्लब से चर्चा हुई। मैंने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के लिए शुल्क जमा किया। वो खबर बागली टीआई को जैसे ही लगी, 20 तारीख को मेरी चर्चा हुई। 21 तारीख को 11 बजे रसीद जैसे ही टीआई साहब के नॉलेज में ही कि ऐसा हो रहा है, तो टीआई साहब द्वारा सामने वाले आदमी से मिलकर साठ-गाठ करके एक ऐसी धारा में उनने 12 बजे, कल 12 बजे ऐसा सुना है, मेरे पास कोई खबर नहीं, ना मुझे बुलाया गया थाने पे एफआईआर करने के लिए, कुछ नहीं। उनने 12 बज के कुछ मिनट पे मेरी एक एफआईआर कर दी। 12:27 हाँ कि एफआईआर कर दी है और धारा उन्होंने ऐसी लगाई है कि जिससे सामने वाले को छूट मिल जाए। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में जब मेरे द्वारा पिटीशन लगाई गई तो पिटीशन में मैंने सारे दस्तावेज पेश किए कि साहब ऐसा ऐसा मामला है जिसमें 467, 468, 471, 420, 406 लगनी चाहिए, पर केवल 420 लगी है उसमें, और वो भी इसलिए आनन फानन में लगी है वो, क्योंकि 8 महीने से जिस मामले में कोई अपराध नहीं बन रहा था, 8 महीने से सीएम हेल्पलाइन पे टीआई साहब ने खुद लिखा है कि इसमें अपराध नहीं बन रहा है, ये सिविल न्यायालय का मामला है, और उसमें 8 महीने में कार्रवाई कोई अपराध नहीं था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जाते उसमें एक ही दिन में अपराध बन गया। कितने रुपए का मामला है आपका, कितने रुपए दिए? 45 लाख रुपए का मामला है। ये आपका जो लेन देन हुआ है चेक के जरिए? बिल्कुल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और सारे अकाउंट डिटेल मैंने बागली टीआई साहब को दे चुका हूँ। मतलब मेरे द्वारा ऐसी कोई चीज बची नहीं है जो मैं बागली थाने पे पुटअप नहीं की हूँ। अभी आपने बताया कि उनके कोई पार्टनर का एक खाता था। नहीं, पार्टनर का खाता नहीं, कंपनी जो लिक्विड एनर्जी उसका जो मूल खाता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो अभी आप कह रहे हैं कि वो 2019 तक कोई काम नहीं कर रही है? नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि जब 2012 में जब कंपनी कोई काम नहीं कर रही थी और जो उसका मूल अकाउंट 2012 में था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो जो उनके दूसरे डायरेक्टर उन्होंने यही कहा कि जो हमारा कंपनी का मेन अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, आईसीआईसीआई में तो कोई अकाउंट नहीं है। तो वो रनिंग अकाउंट था आज भी है? वो अकाउंट चल रहा है आज भी? ये मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन बागली में आके, बागली थाने पर आके दूसरे डायरेक्टर नितिन पटेल ने एक बयान दिया कि ये जो अकाउंट है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कैसे खुलाया गया है ये मुझे नहीं पता है, और ये पैसा जो राहुल शर्मा ने दिया इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसका एक शपथ पत्र भी उन्होंने अपने को दिया। कंपनी कितने ऑनर थे? कंपनी में 2 ऑनर है, नितिन पटेल, नीलेश पटेल। तो आपने जब ये लेन देन करा, जब दोनों ऑनर से बात की? नहीं, नितिन नीलेश पटेल से ही बात करी। दूसरा आपके घर आए थे कि आप उनके पास गए? ये मेरे घर आए थे बागली, टोटल बागली बैंक ऑफ बड़ौदा से ही ट्रांजेक्शन हुआ है। ये बागली आए, इनने मेरे को बताया। पहले तो मैंने एक 2 बार परिचय कराने वाला कौन? परिचय इसलिए हुआ है क्योंकि इनके पिता जो हैं डॉक्टर इंदौर के, मेरे हाथ का ऑपरेशन इनके पिता नहीं किया है पहले, तो क्लिनिक पे जाना आना रहता था, ये मिलते थे, तो इनने बताया कि भैया आप बागली के हो, किसान हो, मैं आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बताता हूँ। इनने कंप्यूटर पे सारा बताया। आपने बगैर विश्वास करे इतने पैसे किसे? नहीं, ऐसा इसमें यही हुआ ना कि एक इतना बड़ा डॉक्टर का लड़का है, कंपनी दिखाई है, व्यवस्थित है, कोई होगा इसका, और बता रहा है वो पूरे इसने लैपटॉप पे बताया देखो ऐसे बायो एक्टिव था, तो उनने सारे पेपर दिखाए मेरे को। अब स्वाभाविक एक ये मान सकते हैं मेरी अज्ञानता हो कि उस वक्त मैंने इस चीज़ को करा नहीं कि भैया ठीक है इतना बड़ा डॉक्टर का लड़का कर देगा, पैसे दे देगा। जब पैसा नहीं मिला, पिछले 2.5 साल से मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, और उसके बाद उनने जो है मेरे साथ कि भैया आप आपका पैसा, तो उनने के काम करो, मेरे को तेजपुर गड़बड़ी इंदौर पे बुलाया उन्होंने। एक प्लाट दिखाया कि ये प्लाट है, ये प्लाट मेरा है। तो मैंने कहा इस प्लाट का मैं क्या करूँगा? तो बोले आपको आपके पैसे की चिंता है। मैंने कहा स्वाभाविक है, चिंता है, छोटा मोटा अमाउंट होता है तो चिंता नहीं रहती, बड़ा अमाउंट है। तो बोले प्लाट की आप मैं लिखा पढ़ी कर देता हूँ। तो उनने मेरे को नोटरी भी करी उस प्लाट की, नोटराइज एग्रीमेंट मेरे पास 1000 रुपये का स्टाम्प। अब जब मैंने उनसे फिर बाद में क्या, चलो एक काम करो ठीक है 6 महीने का समय है, उन्होंने कहा 6 महीने बाद में आपको पूरा पैसा दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया 6 महीने बाद दे देना, अपन तो फंसे थे, पैसा चल गया है। 6 महीने बाद भी जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैंने उनसे बोला कि फ्लैट की रजिस्ट्री कर दो आप, मेरे आप पैसा नहीं दे पा रहे रजिस्ट्री कर दो। जब रजिस्ट्री मैंने की जानकारी निकाली रजिस्ट्री कार्यालय से, तो पता चला वो उनके पिता का प्लाट है। तो मैंने उनको फिर फ़ोन करा कि आपने तो मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूँगा। तो बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खूब मेरे हाथ पाँव जोड़े, बोले भैया मैं आपका पैसा दे दूँगा। 27 सितंबर
21 को उनके प्लाट की विज्ञप्ति है प्रभात किरण में। जब भी मैंने चर्चा करी तो उन्होंने फिर मेरे से एक एग्रीमेंट करा, उसमें लिखा है कि हाँ ये ऐसी मेरे से गलती हो गई है और मेरे कराए मैं आपका पैसा जो है ब्याज समेत दे दूंगा, कर दूंगा। मतलब हर बार केवल प्रलोभन। और पिछले 8 महीने से बागली थाने पे भी आके टीए साहब के सामने भी उनने बोल दिया था कि मैं 10 मार्च को इनका पैसा दे रहा हूँ। पैसा एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक आदमी कोई प्राथमिक अपनी शिकायत लेके थाने पे जाता है, सारे दस्तावेज प्रस्तुत करता है कि यार ये स्थिति है साहब, इसमें उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। कोई उचित कार्रवाई नहीं करी उनने। क्या नाम है टीआई साहब का? दीपक यादव जी। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि उनकी मिली भगत है इनसे? हाँ मिली भगत है, और मिली भगत तभी इतनी देर है। से मेरे को इतनी थाने में नहीं। थाने पे बुला के मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, सीधी बात। अभी भी 17 तारीख को मैं थाने पे गया था तो भी उनने मेरे पे दबाव बनाया। कैसे दबाव बनाया? उनकी एफआईआर लिख गई आपकी 21 तारीख 21 तारीख को दबाव कैसा बना? 12:27 जी है नहीं, उसमें 420 उस पर कंप्लेंट दर्ज भी हुआ है हाँ, आरोपी के। आज शायद आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया, बागली पुलिस ने। पता नहीं। अब इसके अलावा आप चाहते क्या हो ये बताओ। देखो आपके अमाउंट 420 का एफआईआर दर्ज हो नहीं। गया उस पे। बात 420 की एफआईआर की नहीं है, जो दस्तावेज हैं उन हेलो, ये बात हुई कि भैया मैं आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा। इनके जो जीजा हैं नीलेश पटेल के जीजा अतुल श्रीवास्तव, वो आए, उन्होंने कहा भैया क्या है। मैंने कहा भैया ये मामला है, क्योंकि पैसा मैंने भी बहुत जगह से उठा के दिया है। मेरी वाइफ का गोल्ड लोन लेके मैंने पैसा आपको दिया है, आज मेरे को हर जगह इंटरेस्ट लग रहा है। तो मार्च 2022 30 मार्च से उन्होंने कहा भैया ब्याज हम भरेंगे इसका। मैंने कहा ठीक है साहब आप ब्याज भर देना। उस दिन ये डिसाइड हुआ कि हम आपको इस किस्तों में पैसा देंगे। अपन ने कहा ठीक है आप उस किस्तों में हमको पैसा दे देना। जब उनने पैसा दिया, मुझे ये पैसा दिया, तो उनके जिया जी का ये कहना है कि इसमें से जितना हम दे देंगे, जितना टाइम तक आपका जो मूल हम भरते जाएंगे उसका ब्याज कट जाएगा, बाकी ब्याज में पैसा कट जाएगा। आज दिनांक तक 3,85,000 रुपये उनके ब्याज में कटे। ये मैं बोल रहा हूँ जो उनने दिया है, क्योंकि किसी भी चीज को छुपाना मुझे छुपाना नहीं है, क्योंकि मुझे जो मिला है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो उसके आप जो चाह रहे थे गैर जमानती धारा, क्योंकि कूट दस्तावेज जो 2000 कंपनी में 12 में जो कंपनी बंद हो गई उसके पेपर दिखाकर दूसरा डायरेक्टर बयान दे रहा है कि ये मेरा अकाउंट में मेरा कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट कैसे खुला है मुझे संज्ञान में नहीं है। तो एक तरीके से कूट दस्तावेज होगा, कूट रचित दस्तावेज होगा। सर मेरे को एक बात बताएं, आदमी जब सारी दूर से हारता है तो उच्च न्यायालय की शरण ले, बिल्कुल सर, है ना, ये सामान्य सिद्धांत है। और मान के चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस या एफआईआर इससे ऊपर होता है उच्च न्यायालय। जब आपने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर लिया और उनने अमाउंट नहीं दिया, आप कंडम ऑफ कोर्ट जाएं, नहीं अवहेलना में जाएं। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है, आप हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, पर हमारे पास एक दिन का समय है 22 से 22। उसके पहले माननीय डीए साहब ने प्रेस वार्ता की खबर सुन के एक जमानती धारा में उन्होंने मतलब कुल जमा उनको लगा ये आदमी चॉकलेट देखेगा तो चुप हो जाएगा, इसलिए उनने एक दांव खेला। यही उनका था। आप इतने सीधे क्यों बन रहे हो यार? मांग रहे थे पूरी उन्होंने